नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार है और आप देख रहे हैं एमएन इनसाइट अकेडमी। जैसे कि हिस्ट्री का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि अपने एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे टॉपिक्स को कवर करूं और वो टॉपिक जिसमें से कई सारे क्वेश्चन पूछने की संभावना होती है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, उनका आरंभिक समाज। हम सब जानते हैं कि भारत में कई सारी जातियाँ, कई सारे धर्म और कई सारे समाज के लोग रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जाति या धर्म, ये वर्ग, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि बंधुत्व क्या होता है, जाति क्या होती है, वर्ग क्या होता है और आरंभिक समाज में ये किस तरह से पनपे और आज किस तरह से हैं, यहाँ तक का हम अध्ययन करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को जितना आसानी से हो सके मैं आप लोगों को समझा सकूँ और इसके साथ साथ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। समकालीन समाज को समझने के लिए इतिहासकार प्रायः साहित्यिक परंपराओं व अभिलेखों का उपयोग करते हैं। यदि इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से किया जाए तो समाज में प्रचलित आचार व्यवहार और रिवाजों का इतिहास लिखा जा सकता है। भारत में अगर ग्रंथों की बात की जाए तो सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है महाभारत का। तो महाभारत के बारे में जानते हैं तो ये उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है महाभारत। जैसा विशाल महाकाव्य के विशेषण में उस समय की सामाजिक श्रेणियों तथा आचार व्यवहार के मानदंड को जानने का प्रयास किया गया है। महाभारत में उस समय के आचार व्यवहार, किस तरह से लोगों से व्यवहार होता था, किस तरह से राजकाज चलता था और किस तरह से समाज अलग अलग श्रेणियों में बटा हुआ था, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद बात करें 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान पीएस सुक्थांकर के नेतृत्व में महाभारत समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की शुरुआत हुई। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। इन्होंने कहा कि महाभारत का अध्ययन करेंगे और उनमें से जो भी हमें जानकारी होगी हम उसको अलग अलग क्लासिफाई करेंगे और लोगों तक पहुंचाएंगे। तो उसको पूरा करने में इसको 47 साल लग गया। महाभारत की मूल कथा के रचयिता संभवतः भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे। साहित्यिक परंपरा के अनुसार इस रचना के रचयिता ऋषि व्यास थे, जिन्होंने श्री गणेश से यह ग्रंथ लिखवाया। धर्म शास्त्रों व धर्म सूत्रों में चारों वर्णों के लिए आदर्श जीविका। मैं बात करूं हिंदू धर्म की तो इसमें 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, जिसमें से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, इनका काम था अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा ग्रहण करना, यज्ञ कराना या करवाना व दान लेना व दान देना। क्षत्रिय, युद्ध कराना, सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना और दान देना। सभी को लगता है कि वैश्य जो है उनका सिर्फ काम होता था व्यापार करना, लेकिन आज मैं बताता हूँ वैश्य का काम सिर्फ व्यापार करना नहीं था। वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान देना, कृषि करना, गौ पालन एवं व्यापार, ये सभी काम वैश्य वर्ग के थे। कहना बहुत आसान होता है कि खुद का अस्तित्व ना होकर बाकी सबकी सेवा करना, लेकिन इसको फेस करना बहुत ही ज़्यादा कठिन कार्य है, क्योंकि शूद्रों का जो काम था वो तीनों उच्च वर्गों की सेवा करना। आगे बात करें पितृवंशिकता, इसका अर्थ है उस वंश या परंपरा से जो पिता के बाद पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती है। महाभारत की मुख्य कथा वस्तु पितृवंशिकता के आदर्श को सुदृढ़ करती है। अधिकतर राजवंश पितृवंशिकता का अनुसरण करते हैं। पितृवंशिकता का सिंपल सा अगर मैं मतलब बताऊं, जैसे पिता की संपत्ति पिता के बाद पुत्र को मिलती है, फिर उसके पुत्र को मिलती है, फिर उसके पुत्र को मिलती है, फिर उसके पुत्र को मिलती है। ठीक है, इसी को कहा जाता है पितृवंशिकता। तो महाभारत काल से ये चलती आ रही है और लोग फॉलो भी कर रहे हैं। आगे बात करें, नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। इन चुनौती का जवाब ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत आचार संहिता तैयार करके दिया, जैसे धर्मशास्त्र, मनुस्मृति आदि। ब्राह्मणीय पद्धति से लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया गया। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। गोत्र से संबंधित 2 नियमों को लागू किया गया।
एक तो पहला नियम ये कहता था लड़की के विवाह के पश्चात उसका गोत्र उसके पति के गोत्र से जाना जाएगा, तथा दूसरा नियम यह कहता था कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। और यहीं से शुरू होता है जाति शब्द। जाति शब्द इस काल की सामाजिक जटिलता दर्शाता है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्ग की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली कुछ विविधताओं की वजह से कुछ समुदाय जैसे निषाद, मलेच्छ आदि पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ब्राह्मण ने समाज में कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर दिया, जैसे चांडाल। मनुस्मृति में चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। मनुस्मृति की रचना महर्षि मनु द्वारा की गई। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र का विशेष भाग का अधिकार था। ज्येष्ठ मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़े पुत्र का उस पर ज्यादा अधिकार होता था। धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र विवाह के 8 प्रकार को अपनी स्वीकृति देते हैं। इसमें विवाह के 8 प्रकार के बारे में भी बताया गया है। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते हैं और बाकियों को निंदित माना जाता है। ब्राह्मणीय सिद्धांत में वर्गों की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, किंतु वर्ण जहां मात्र 4 थे वहीं जातियों की कोई निश्चित संख्या नहीं थी। वस्तुतः जहां कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदाय से अपना सामना हुआ, यथा निषाद, स्वर्णकार, और उन्हें 4 वर्गों वाली व्यवस्था में समाहित करना संभव नहीं था, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। कि बहुत से लोगों के मन में आता था कि इतने लंबे समय से चलता आ रहा है, क्या कभी इसकी आलोचना नहीं हुई? कभी किसी ने इनकी बुराइयों को नहीं बताया? तो जरूर बताया। ब्राह्मणीय वर्ग व्यवस्था की आलोचना प्रारंभिक बौद्ध धर्म में विकसित हुई। बौद्ध धर्म ने सामाजिक विषमता की उपस्थिति को स्वीकार किया, किंतु यह भेद ना तो नैसर्गिक थे और ना ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार कर दिया। नए नगरों के उद्भव से सामाजिक जीवन अधिक जटिल हुआ। नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। संभवतः इस वजह से आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। स्त्रियां पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, परंतु स्त्री धन पर उनका स्वाभिमान माना जाता था। लोग कहते हैं कि दहेज प्रथा खत्म होना चाहिए, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत प्राचीन काल से हुई, जब स्त्रियों को पैतृक संसाधन में से कोई हिस्सेदारी नहीं मिलती थी, तब उनको स्त्री धन पर उनका स्वामित्व माना जाता था। एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि मान लेते हैं मैं एक स्त्री हूं, तो मुझसे बोला जाएगा कि आपको पिता की संसाधन या पिता के धन में से कोई भी रुपया पैसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन हम इस संसाधन के बदले आप जब दूसरे घर जाएंगी, जब आपका विवाह होगा, तो हम उसमें से आपको दहेज के रूप में चीजें देंगे। कि अगर आपको पैतृक संसाधन में नहीं देना हिस्सेदारी, तो उसके बदले आपको दहेज देना होगा। तो यहीं से धीरे धीरे परंपरा भी शुरू हो गई। इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करता है, जैसे ग्रंथ की भाषा क्या है, काल क्या है, प्रकार, ग्रंथ किसने लिखा था, क्या लिखा गया है और किसके लिए लिखा गया है, ये सब इतिहासकार ध्यान रखते हैं। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। गतिशील मतलब जो निरंतर बढ़ता रहता है। तो ऐसा क्यों है कि महाभारत को गतिशील ग्रंथ कहा गया? क्योंकि शताब्दियों तक इस महाकाव्य में अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। क्षेत्र विशेष की कहानियां इनमें समाहित कर ली गई। इनकी अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई। इस महाकाव्य ने मूर्ति कला, चित्रकला, नृत्य कला व नाटकों के लिए विषय वस्तु प्रदान की। इसी वजह से महाभारत एक गतिशील ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग परिवार के लिए, जाति का, बंधाओं के बड़े समूह के लिए होता है। मातृवंशिकता हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। पितृवंशिकता, अब बात करते हैं मातृवंशिकता। इस शब्द का प्रयोग हम तब करते हैं जहां वंश परंपरा मां से जुड़ी होती है, वहां मातृवंशिकता का प्रयोग करते हैं।
अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य होते हैं। यह समूह एक गोत्र, कुल अथवा एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। आरंभिक उपनिषदों में से एक बृहद्रनायक उपनिषद में कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट कर दिया गया। शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय राजा हो सकते हैं, किंतु अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई थी। संस्कृत के ग्रंथ अभिलेखों में व्यापारियों के लिए वणिक शब्द का प्रयोग किया गया है। यायावार पशुपालकों के समुदाय को शंका की दृष्टि से देखा जाता था। यदा कदा उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे उन्हें मलेच्छ कहते हुए हे दृष्टि से देखा जाता था। इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान व उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचारों में मानदंडों का चित्रण है। ये तो रहा चैप्टर जो आपको बहुत शॉर्ट करके बताया गया है। मैं आपको जो एमसीक्यू दिख रहा है आपको सब सॉल्व करना है। लास्ट में मैं आंसर पिन कर दूंगा, आप एक बार देख लेना। अब जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने की संभावना रखते हैं। सबसे पहले चित्र वाला क्वेश्चन ध्यान रखना। महाभारत का एक दृश्य नामक इस चित्र को ध्यान से देखिए तथा निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये इसके एमसीक्यूज हैं, आप एक बार इसे सॉल्व कर लेना। किस प्रकार महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना मानी गई। ब्राह्मणीय पद्धति में स्त्रियों का गोत्र कैसे निर्धारण किया जाता था। आरंभिक समाज में नगरों के उदय से सामाजिक जीवन को किस तरह जटिल बना दिया। मनुस्मृति में वर्णित चंडालों के कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। क्या महाभारत के समय स्त्री एवं पुरुष संपत्ति पर समान अधिकार रखते थे। तर्क देकर समझाइए। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि महाभारत काल में स्त्रियों तथा पुरुषों के संदर्भ में संपत्ति के अधिकार से आप क्या समझते हैं, आपका क्या अभिप्राय है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तो रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए।